देखिए, माई सेल्फ विक्रांत यादव, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक आपका नया चैप्टर है जैवणु। चैप्टर नंबर 14 है, जो 3 मार्क्स वेरी करता है एग्जाम में। देखिए क्या होता है जैवणु की बात करें, जैवणु एक सिंपल सा अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए कि हमारा जो शरीर है वो किन से बना है भाई। आपने एक वर्ड सुना होगा कोशिकाएं, कोशिकाओं से बना है। अब कोशिकाएं जिन बेस पे अगर बात है काम करती है, किन बेस पे काम करती है, सिंपली बात करें कि भाई उनको कौन कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट चाहिए, आवश्यक पदार्थ जो चाहिए होते हैं, आवश्यक अणु जो चाहिए होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जैव अणु बोलते हैं। भाई हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिकाओं को अगर बात है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए जिन कंपोनेंट या जिन घटक की आवश्यकता होती है उनको क्या बोलते हैं भाई, जैव अणु बोलते हैं। सिंपल सी एक लाइन भी देखना कि वे जटिल कार्बनिक पदार्थ यौगिक जो जीवन का आधार है तथा जीवों के विकास एवं पोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो भी वही बात की है कि अगर आपने सबसे पहले एक अगर बात की जाए, देखना एक सेकंड लाइन और पढ़ लेते हैं पहले। जीवों में ऊर्जा जैव रासायनिक क्रियाओं से मिलती है। जीवों में जो ऊर्जा है, जैसे हम भी जीव की भांति आते हैं, तो जीवों में जो ऊर्जा है वो किसके रूप में मिलती है भाई, जैव रासायनिक क्रियाओं से मिलती है। जो किस में होती है भाई, जैव रासायनिक क्रिया होती कहाँ पे होती है भाई, कोशिका में होती है। भाई हमारे शरीर की अगर बात है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, कोशिका, जो हमारा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक भाग होता है। कुछ जैव अणु है, जैसे कि आप खुद देख सकते हो कि भाई जीवन का आधार भाई जैव अणु पे डिपेंडेबल होता है। तो जैसे कुछ जैव अणु कार्बोहाइड्रेट, जैसे वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, हार्मोन हो गया। भाई हमारा जो शरीर है इन्हीं चीजों पे टिका है। भाई वही अगर सिंपली कि जो जीवन का आधार है या जीवों की अगर बात करें, विकास एवं पोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। भाई हम पोषण खाने के तौर पे अनाज खाते हैं, गेहूं वगैरह खाते हैं, चावल खाते हैं, जो उनसे हमें क्या मिलता है भाई, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट में हमें किसका काम कर रहा है भाई, पोषण का। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, एंजाइम की बात करें, प्रोटीन की बात करें, विटामिन में हमें फ्रूट वगैरह से मिलती है, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, डीएनए आरएनए बात करें, हार्मोन, भाई वो एक केमिकली चीज। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है भाई, आपकी जैव अणु कहलाती है। अब जैव अणु कैसे काम करते हैं भाई, अगर सबसे बात है कि जो हमारा जो शरीर है उसको जो एनर्जी मिलती है वो जैव रासायनिक क्रियाओं से मिलती है। अब होती कहाँ है, कोशिका। आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर एक स्ट्रक्चर कभी आप देखते आए होंगे, कुछ ऐसी अगर बात है, आपने एक सेल देखी, कोशिका देखी होगी भाई। अगर कोशिका के भी 3 पार्ट हो जाते हैं, जो बाह्य तरफ बिल्कुल बाहर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, अपन कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्लियर है भाई। उसके बात करें उसके अंदर के बिल्कुल सेंटर में क्या कौन सा भाग होता है भाई, उसके केंद्रक भाग होता है जिसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। उसके अलावा भाई अगर बात है कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के मध्य जो बचा हुआ भाग अब क्या कहलाता था भाई, आपने पढ़ा होगा कोशिका द्रव, या इसको जीव द्रव बोलते थे, कोशिका द्रव। क्लियर है। जो कोशिका द्रव में भाई पाए भी जाते हैं, अगर बात है कौन कौन सी चीजें अगर बात है जैसे कि बात कीजिए गाल्जिका हो गया, आपके राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, बात कीजिए अंतःप्रद्रवी जालिका, या ऐसी कई चीजें। जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया इसके अंदर जो होता है क्या काम करता है भाई, हमारे सेल के अंदर एनर्जी को सेव रखता है, इसलिए इसको अगर कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। या आपने सुना होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये भली बात ही जानते होंगे कि कोशिका क्या होती है। कोशिका की संरचना आपने देखी होगी, कोशिका भित्ति बाहरी की तरफ होती है, उसके मध्य केंद्रक भाग होता है, जो बचा हुआ शेष भाग कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के मध्य क्या होता है, कोशिका द्रव, जिसमें क्या पाई जाती है भैया, जैसे कि आपके भी बात कर रहे हैं क्या कौन सी, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो ये चीजें कहाँ पाई जाती है भाई, इस जीव द्रव में पाई जाती है, बोले तो कोशिका द्रव में पाई जाती है। अब ये कोशिका में जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन अभिक्रियाओं को भाई, जो हम अगर शरीर को एनर्जी लेने के लिए, भाई हमारे शरीर को जो एनर्जी मिल रही है भाई, कुछ काम कुछ क्रियाएं तो ऐसी होगी जिनमें एनर्जी खर्च भी होती होगी, कुछ एनर्जी भाई कुछ क्रियाएं ऐसी भी होगी जिनमें एनर्जी लगती होगी। तो इन सभी हमारे शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है उनको जैव रासायनिक क्रियाएं, या उनको जो बोला जाता है उनको बोला जाता है उपापचय अभिक्रियाएं। उपापचय अभिक्रियाएं बोलते हैं इनको। अब उपापचय अभिक्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है, एक तो अगर बात कीजिए उपचय और एक अपचय होती है। देखना अगर मैं बात करूं, इसको इधर ना लिखते हुए इधर इस साइड लिख देता हूं भाई इसको। एक तो जैसे इस साइड नीचे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इस कोशिका को हटा के। एक तो उपचय अभिक्रिया है और एक अपचय। उपचय अभिक्रियाओं में क्या होता है भाई, ये वो अगर हमारे शरीर में कोई भी वृद्धि मरम्मत के लिए जिन भी अगर जटिल पदार्थों के संश्लेषण के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है
भाई जैसे कि कोई हमें हमें खाना खाते हैं तो शरीर में जाके वो डाइजेस्ट होता है, तो उनको जो जटिल मतलब कुछ हार्मोनल या एनर्जी के कंपोनेंट के ब्रेक करना छोटे छोटे पार्टों में या जटिल कार्बनिक पदार्थों में जब वो बदलते हैं तो एनर्जी का यूज होता है। मतलब उपचय अभिक्रियाओं में हमें ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन जो अपचय अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो उपचय अभिक्रिया के दौरान बने थे वो छोटे छोटे सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा शरीर काम कर रहा होता है, एनर्जी निकलती है, उत्पन्न होती है। तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है भाई, अपचय अभिक्रिया बोला जाता है। जो कि कोशिकाओं में भाई सभी अभिक्रिया है तो उपापचय अभिक्रिया है। जिन अभिक्रियाओं में एनर्जी देनी पड़ती हो, मतलब खर्च होती हो, उपचय सॉरी, और जिनमें एनर्जी उत्पन्न होती हो वो कौन सी होती है, अपचय। ये किसी भी पदार्थ के हमारे अगर कोई भी यौगिक के संश्लेषण में काम आती है, और जैसे जटिल पदार्थों के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, और ये जो काम आती है ये अभिक्रियाएं जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में जब तोड़ते तो कुछ एनर्जी निकलती है जो हमारे शरीर के काम में काम आ रही होती है। कोई भी हम काम करते हैं तो उन एनर्जी का क्या लेते हैं, फॉर्म में। हम एक दूरी से दूसरी दूरी पे जाते हैं तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो हमें किसके थ्रू मिलती है, अपचय अभिक्रियाओं के थ्रू मिलती है। क्लियर है भाई। तो ये जैव अणु का सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट हो गया। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं भाई, जैव अणु, नाम ही चैप्टर क्या है, जैव अणु। और जैव अणु भाई सारे के सारी जो अभिक्रिया किसके थ्रू हो रही है, इन जैव अणुओं के थ्रू हो रही है। और जैव अणु के अगर बात करें कौन से, कार्बोहाइड्रेट ले लिए, वसा, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन्स, ये सारी की सारी चीजें हमारे एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की सभी क्रियाओं में या सभी जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले इनकी एक अहम भूमिका होती है। इनकी कमी से कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। भी आपको पता है भाई, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई या विटामिन की कमी हो गई, या आपका न्यूक्लिक अम्ल का अगर कोई रेशियो, अगर अनुपात डिगमगा गया, तो आपको पता है डीएनए और आरएनए का अगर कोई भी संतुलन बिगड़ जाता है तो मानसिक संतुलन या कोई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। हार्मोन से भी आप जानते हो, शरीर में हार्मोन के इफेक्ट के कारण भी बहुत बीमारियां होती हैं। तो इन जैव अणुओं के कारण अगर थोड़ी सी भी मात्रा अधिक या कम हो जाती है तो बीमारियां क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती है। अब सबसे पहले अगर बात है कि पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, वसा, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन, और इसी के साथ इसी में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट। देखिए क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में रीड करते हैं भाई। आपका जैव अणु कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो नाम है अगर बात की जाए सिंपल, कि कार्बन के जलयुक्त यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें आप डेफिनेशन की, कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से बना है, एक तो कार्बो प्लस में दूसरा जो वर्ड है वो क्या है भाई, आपका हाइड्रेट। कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब जल के। कार्बो का मतलब आपको दिख रहा है भाई क्या होता है भाई, कार्बन, तथा हाइड्रेट का मतलब क्या होता है भाई, जल, जिसे क्या बोलते हैं, H2O। कार्बन तथा जल के अणुओं से बने हुए यौगिक को ही क्या कहते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की जो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CHH2OY होता है। जैसे कि अगर सिंपल इनकी अगर बात करूं मैं रिएक्शन की, भाई अगर बात है सिंपल ये कि कार्बोहाइड्रेट बनते कैसे हैं, तो उसके लिए एक तो CO2 चाहिए होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल, साथ में फोटोकेमिकल टर्म्स होती है, जैसे कि अगर बात है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। क्लियर है। उसके बाद जो बनता है CHH2OY और XO2 क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपके जो प्लांट में बात करूं, जैसे कि 6 मोल मैंने लिए CO2 के और 6 मोल लेता हूं मैं वाटर के, भाई 6 मोल इसके, x की वैल्यू भी 6 ली और y की वैल्यू भी 6, तो x की वैल्यू क्या ली थी भाई 6, और y की वैल्यू क्या ली थी 6, और x की क्या थी भाई 6। सिंपल एक रिएक्शन। और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखना भाई, C6 और H हाइड्रोजन डबल है तथा होल्ट वाई अगर बात है कितना 6, तो 6 का डबल कितना हो जाएगा भाई 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं भाई, आपकी ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज होती है भाई अगर बात की जाए जो प्लांट्स के अगर बात है जे अगर खाने के पोषण के तौर पर, वृद्धि के तौर पर उसे यूज कर रहा होता है। भाई प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए क्या बनाते हैं, अपने पोषण के लिए क्या बनाते हैं, खाने के तौर पर ग्लूकोज बनाते हैं। क्लियर है। उनके लिए चाहिए होती है भाई, प्लांट को अगर बात है कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित कौन सी गैस को करते हैं, वो कौन सी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। जो अगर इंसान अगर कौन सी गैस रिलीज करता है, CO2, एब्जॉर्ब कौन सी करता है, अवशोषित ग्रहण कौन सी करता है, O2 करता है। तो प्लांट होते CO2 गैस का यूज करते हैं, जड़ों के द्वारा वाटर का यूज करते हैं, और सूर्य से क्या लेते हैं, प्रकाश। उसके बाद बनाते क्या है, अपनी कुछ कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जैसे कि ग्लूकोज, साथ में कौन सी गैस आपके लिए जो रिलीज करते हैं भाई, हम अपने सांस के थ्रू जो लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन। क्लियर है। तो ये जो अणु बना है भाई, अगर उनके पोषण के तौर पर, पादप के पोषण के तौर पर जो अणु बना है वो कौन से होते हैं भाई, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। सामान्य अणुसूत्र है, जैसे ग्लूकोज बनता है, आपके फ्रक्टोज बनता है, या बात की जाए सुक्रोज बनता है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज, लैक्टोज, ये बहुत सारे क्या होते हैं आपके
कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो उसमें से मुख्य कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र क्या हो जाता है यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू भाई सेम भी हो सकती है। जैसे कि बात करें ग्लूकोज के लिए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, या डिफरेंट भी होती है। फ्रक्टोज के लिए अगर बात की जाए, अदर कुछ ऐसे स्टार्च अगर आप जो पढ़ोगे, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी उनमें अलग अलग पढ़ रहे होगे आप। जैसे कि और भी स्टार्च की मैं बात करूं या अगर सुक्रोज की बात करूं, उनमें भी सारी की सारी वैल्यू क्या है, थोड़ी सी अलग है। वाई की वैल्यू कुछ है, एक्स की वैल्यू कुछ है, तो ये वैल्यू सेम भी हो सकती है, क्या हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। क्लियर है। इसके अलावा एक चीज और पूछ ली जाती है कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट काम क्या करते हैं, जैसे कि अगर पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट क्या काम कर रहा है भाई कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो किसी भी जीवधारी या अगर बात करें पादप के लिए क्या करते हैं, वृद्धि का काम करते हैं, पोषक पदार्थ की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। या अगर बात करें पादपों का जो कंकाल होता है, पादप के लिए जो उसका तना होता है, उनकी पत्तियां होती हैं, उनकी शाखाएं जो होती हैं, उसका कंकाल होता है, उसकी वृद्धि के लिए, उनके पोषण के लिए किन की आवश्यकता होती है भाई, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ये चीजें क्लियर है। और एक कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए काम क्या करते हैं भाई, पेड़ पौधों के लिए तो उसका कंकाल बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए भाई हमने जो गेहूं है या अगर कोई भी अनाज है, वो एक किसके रूप में लिया भाई, कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो हमें वो ऊर्जा या उष्मा प्रदान करते हैं। तो ये किसके कार्य हो गए भाई, कार्बोहाइड्रेट के। तो एक क्वेश्चन अच्छा ये भी बनता है कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है। सबसे पहला सवाल तो पूछता है कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, दूसरा सवाल बनता है उसका सामान्य सूत्र पूछ सकता है, और उसके बनाने की क्रिया भी पूछ सकता है। चौथा सवाल ये बनता है कि उसके कार्य क्या क्या है। तो ये चारों सवाल अच्छे हैं, जो इसी एक छोटे से पॉइंट से क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखिए क्या होता है, उसे भी पढ़ते हैं। देखिए भाई ये रहा आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अगर बात करें इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, क्योंकि 30 to 40% अगर इस चैप्टर का अगर एक कोऑर्डिनेट बात करें, एरिया बात करें, तो इसी में कवर हो जाता है। देखिए होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में सबसे पहले इसका जो वर्गीकरण करते हैं वो दो आधार पे करते हैं। जो पहला है वो है स्वाद के आधार पर, दूसरा है आणविक आकार के आधार पर। भाई जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं उसके आधार पर भी एक अगर बात है, उसको भी क्लासिफाई किया है दो भागों में, शर्करा और अशर्करा। शर्करा आपकी शुगर के बारे में सुना होगा, मीठे के बारे में सुना होगा, ये उसी शर्करा से रिलेटेड है। दूसरा अशर्करा है। ऐसे ही आणविक आकार के आधार पर तीन भागों में बढ़ जाता है। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, जिसे डाइसैकेराइड और इसी में ट्राइसैकेराइड भी ले रहे होते हैं, और लास्ट है आपका तीसरा जो पॉलीसैकेराइड। क्लियर है। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है वो तो हम अगर बात है इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट है जो इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसे पूरे अगर तीनों ही पार्ट को एक साथ किसी एक लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में अगर बात करें उसे कंप्लीट करेंगे। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वाद के आधार पर जो शर्करा और अशर्करा, नाम से ही क्लियर है, शर्करा का मतलब ये स्वाद में अर्थात मीठे होते हैं, अशर्करा का मतलब ये स्वादहीन होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। अगर जो शर्करा होती है भाई स्वाद में तो मीठे होते तथा जल में कैसी होती है, विलयशील होती है, मतलब जल में घुलनशील होती है। लेकिन बात करें अशर्करा, भाई कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है दो ही टाइप की हो सकती है, या तो स्वाद में मीठे होंगे या कुछ स्वादहीन होंगे। जो स्वाद में मीठे होते हैं वास्तव में कार्बोहाइड्रेट और जल में विलयशील पाए जाते हैं। अगर जो स्वाद में मीठे नहीं होते, जल में कैसे पाए जाते हैं, अविलयशील पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें शर्करा भी अगर बात है दो भागों में, जो शर्करा होती है वो भी दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो बात कीजिए आपकी अपचाई शर्करा और एक आपकी जो होती अनअपचाई शर्करा। इसके लिए दो चीजें भाई उत्तरदायी होती। एक तो आप अगर कभी भी आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहां आपको एक फेलिंग सॉल्यूशन, बात कीजिए फेलिंग विलियन भी बोले तो, दूसरा एक टोलेन अभिक्रमक। टोलेन अभिक्रमक जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है वो आप देखोगे लेबोरेटरी में, जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है, जो टोलेन रिएजेंट होता है, उसके द्वारा अगर ऐसी शर्करा जो रिड्यूज हो जाए, रिडक्शन के बारे में आपने सुना है, जो अपचयन और ऑक्सीकरण, आप 11th में पढ़ के आए हो, आपने एक रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ा होगा अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, उसके कुछ एक अगर बात है परिकल्पनाएं भी पढ़ी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़े। तो अपचयन ये उसी अपचयन के बारे में है। तो आपने रिएक्शन का देखा होगा, अपचयन कराया होगा 11th क्लास में, उसका ऑक्सीकरण कराया होगा। तो भाई अगर बात है ऐसी शर्कराएं जो फेलिंग विलियन और टोलेन अभिक्रमक के द्वारा अपचयित हो जाए, तो ऐसी शर्कराएं क्या बोली जाती है, आपकी अपचाई शर्करा बोली जाती है। और ऐसी शर्करा जो फेलिंग विलियन या बात करें टोलेन अभिक्रमक के साथ अपचयित ना हो, ऐसी शर्कराएं क्या बोली जाती है, अनुपचाई शर्कराएं कहलाती है। बात की जाए फेलिंग विलियन क्या काम करता है, टोलेन अभिक्रमक क्या काम करता है, वो आपका एक मोनोसैकेराइड में एल्डोज के केस में चल रहा होगा कि उसकी रासायनिक अभिक्रिया कैसे चलेगी, तो वहां पे पढ़ेंगे क्या काम करते हैं, होते क्या है, वो इजीली पढ़ेंगे आपके मोनोसैकेराइड में। क्लियर है। अभी बस सुनने के लिए कि जो अपचाई शर्कराएं होती है, जो टोलेन रिएजेंट या बात करें अभिक्रमक या अगर बात करें फेलिंग विलियन के साथ अपचयित हो जाती है, ये अपचयित नहीं होती है। क्लियर है। तो इनके अगर एग्जाम्पल की बात करूं,
जो शर्करा की बात की जाए, शर्करा के एग्जाम्पल सबसे पहले इसमें देखते हैं, जो मोनोसैकेराइड होते हैं और जो ओलिगोसैकेराइड, ये सारी के सारे जिनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो शर्कराएं होती हैं। जैसे कि बात करें मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल, एक तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ओलिगोसैकेराइड के जो एग्जाम्पल है सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। ये सारी की सारी जो दोनों चीजें मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, इंपॉर्टेंट है सवाल, इसका भी बताएंगे क्या मतलब है। सारी की सारी शर्कराएं होती हैं। बात करें जितने भी पॉलीसैकेराइड कैसे होती हैं, अशर्कराएं होती है। क्लियर है। दूसरा मोनोसैकेराइड अगर बात की जाए सिंपल अभी इंट्रोडक्शन के तौर पर, मोनोसैकेराइड ऐसी यूनिट होती है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो अगर उनका जल अपघटन किया जाए तो एक से ज्यादा यूनिट में नहीं टूटते हैं। एक ही इकाई में, मतलब ये सिंगल इकाई से बने होते हैं, इनका जल अपघटन होता ही नहीं है। एक ही इकाई से बने होते हैं। इनको मोनोवर्ड अगर बात आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो मोनो, डाई, ट्राई, तो मोनोवर्ड आता है एक के लिए। ये अकेली एक यूनिट होती है जिनका जल अपघटन और तरीके से एक से अधिक भागों में इसका नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर ऐसी ओलिगोसैकेराइड ऐसी यूनिट होती है जो एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा दो भागों में टूट रही होगी, इनको डाइसैकेराइड नाम से भी जाना जाता है, ट्राई। इसमें ट्राई और डाई दोनों केस पढ़ रहे होते हैं। तो डाई के केस में क्या होता है, जो 2 यूनिट में टूट जाए, ट्राई के केस में 3 यूनिट में टूट जाए। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। या इसके लिए डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड वर्ड इसीलिए यूज हो रहा होता है। मतलब ये अगर इनका जल अपघटन करते हैं तो 2 हिस्सों में टूट जाती है, 2 इकाइयों में टूट जाती है, 3 इकाइयों में टूट जाती है। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड है वो 3 से अधिक इकाइयों में टूटती है। भाई अगर बात है कार्बोहाइड्रेट जो 3 से अधिक इकाइयों में टूट रहे, 3 या 3 से अधिक इकाइयों में टूटते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बोले जाते हैं। क्लियर है। उनके कुछ एग्जाम्पल है स्टार्च और सेलुलोज। क्लियर है। जो कि अगर आपके सिलेबस में इनके मेन चीज बस यही पढ़ रहे हो तो ग्लूकोज पढ़ेंगे, फ्रक्टोज पढ़ेंगे, सक्रोज है, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च और सेलुलोज ये पढ़ रहे होंगे। इनके भौतिक गुण पढ़ेंगे, इनकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, अगर इनकी संरचनाएं पढ़ेंगे, उनके कार्य पढ़ेंगे। जो पूरा एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा कंप्लीट, लेकिन फिर भी एक लंबा सा लेक्चर, लेकिन चीजों को कंप्लीट कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका मोनोसैकेराइड है। अच्छा सवाल भी यहीं से बनता है। और एक आईआईटी जेईई अगर बात की जाए या आपकी बात की जाए नीट को लेकर एक अच्छा सवाल बन जाता है, वो आपको कोई 3-4 ऑप्शन दे देता है, या ग्लूकोज फ्रक्टोज में से एक स्टार्च का उठा देगा, एक सुक्रोज का, आपसे पूछेगा कौन सी इसमें से शर्करा है या कौन सी इसमें से अशर्करा है। तो बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जितनी भी जो शर्करा अगर बात करें जो स्वाद में मीठे और जल में विलयशील, जैसे ग्लूकोज की बात करूं, फ्रक्टोज की बात करूं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड सारी की सारी कैसी होती है, शर्कराएं। लेकिन अगर बात करें आपकी जो पॉलीसैकेराइड होती कैसी होती है, अशर्करा। तो एक अच्छा सवाल यही पूछ ले कि स्टार्च कैसी होती है, भाई अशर्करा होती है। या क्वेश्चन आ जाए कि भाई जल में ये विलयशील है, मतलब स्टार्च जो होती है जल में विलयशील होती है, अविलयशील होती है, तो क्या बताओगे भाई जल में कैसी होती है, अविलयशील होती है। तो ये सवाल बनते भाई इसी प्रकार से। इसको तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ते, जो आपको लेक्चर में भी बोला गया है उससे ज़्यादा लिखते भी नहीं है, बस मैक्सिमम वही है। इसके बारे में तीनों चीज़ों को एक अगले लेक्चर में हम खत्म कर रहे हो। अगर इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में इस पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो भाई आज का आपका कौन सा हो गया, भाई आपके कार्बोहाइड्रेट और जैव अणु का क्या हो गया, एक इंट्रोडक्शन। इसे इजीली वे के अगर इसको भी चार्ट बना के इसे आसानी से पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।